फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भूगोल की जो कक्षा 8 की जो भूगोल है उसके अध्याय 1 जो कि संसाधन जिसका नाम है, उसके बारे में हम डिटेल में नोट्स के साथ में लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। पूरा चैप्टर हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। संसाधन जो कि हमारे पार्ट का जो नाम है, अध्याय का जो नाम है संसाधन, रिसोर्सेस, वो क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। हर वो वस्तु जिसका उपयोग होता है किसी न किसी नीड को पूरी करने के लिए, वह क्या होती है? संसाधन होती है। आप किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, पानी भी एक संसाधन है। आप किसी पेन से लिख रहे हैं, वो भी एक संसाधन है। आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो भी एक संसाधन है। आप जिस किताब से, आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो भी अपने आप में रिसोर्सेस है। वो सभी चीजें जो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह से आपके किसी न किसी काम में आ रही है, यूज में आ रही है, तो वह क्या है? एक संसाधन है, रिसोर्सेस है। उदाहरण के लिए जल, विद्युत, रिक्शा, लकड़ियां आदि। वाटर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, लकड़ियां। जल, हम पानी पीते हैं। विद्युत, हमारे सभी घर में जितने भी विद्युत उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लीमेंट्स हैं, वो सारे उसी से चलते हैं। रिक्शा भी एक तरह का संसाधन होता है, मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो संसाधन है, आपके उपयोग में आ रहा है। लकड़ियां अपने आप में एक संसाधन है और लकड़ियों से भी काफी चीजें बनाई जाती हैं, तो वह भी एक संसाधन है। वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं, अर्थात वे हमारे जीवन में उपयोगिता का कार्य करती है, हमारे लिए उपयोगी होती है। उपयोगी कौन कौन सी वस्तुएं उपयोगी होती हैं? देखिए, हर किसी के लिए हर वस्तु अलग अलग तरह से उपयोगी होती है। कोई चीज किसी के लिए उपयोगी नहीं होती, लेकिन वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। आपका कोई भी काम अगर किसी वस्तु से पूरा हो रहा है या आपके पूरे दिन में उस वस्तु का किसी तरह से आपके उपयोग में आ रही है, तो वह उपयोगी वस्तु है आपके लिए, हमारे जीवन में उपयोगिता का कार्य करती है। आपका कोई कार्य उस चीज से संपन्न हो रहा है तो वो उपयोगिता होती है। आपका कोई काम हो रहा है उस चीज से, तो वो उपयोगिता है, उस चीज की आपके लिए उपयोगिता है। ठीक है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। तो संसाधन कैसे बनती है कोई चीज? जब कोई वस्तु उपयोग में आती है तो वह संसाधन हो जाती है। किसी भी तरह की, आप मोबाइल चला रहे हैं, वो मोबाइल है, वो भी एक तरह का संसाधन है, क्योंकि उस मोबाइल से, उस फोन से आपके कितने सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, कितने प्रकार की चीजें, कितने प्रकार के उद्देश्य आपके उस मोबाइल से संपन्न होते हैं। तो इस प्रकार से वो जो मोबाइल है वो भी एक तरह का संसाधन ही है। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है तथा इन वस्तुओं का प्रयोग अथवा उपयोगिता उन्हें मूल्य प्रदान करती है। संसाधन कब बनती है? पहले जैसे कि आपको बताया गया है कि जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य कब होता है? जब उस वस्तु को उपयोग में लाया जाता है। कोई वस्तु अगर किसी घर में ऐसे ही पड़ी है, उसका कभी भी किसी भी तरह से कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, तो वह किसी प्रकार से मूल्यवान नहीं है। अगर वह ऐसे ही पड़ी है तो उसका मूल्य नहीं होगा। इन वस्तुओं का प्रयोग अथवा उपयोगिता उन्हें मूल्य प्रदान करती है। यदि कोई वस्तु उपयोग में आ रही है, जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपके घर में किसी तरह का कोई मोबाइल है, वो बंद पड़ा है, तो उसका कोई भी मूल्य, किसी के लिए भी उसका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वह किसी के उपयोग में नहीं आ रही है। लेकिन यदि वह मोबाइल चालू होता, अगर वो मोबाइल चल रहा होता, अगर वो फोन, तो वो किसी के उपयोग में आता और उपयोग में आने के कारण वो क्या होती? वो चीज मूल्यवान होती। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, इंपॉर्टेंस। किसी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी होगी। वैल्यू, मूल्य, भिन्न भिन्न संसाधनों का भिन्न भिन्न अर्थ में मूल्य होता है। अब सभी संसाधनों का एक जैसा मूल्य नहीं होता है। किसी संसाधनों का मूल्य अलग अर्थ में लिया जाता है, किसी संसाधन का मूल्य अलग अर्थ में लिया जाता है। लेकिन मूल्य होता है अलग अलग तरीके से होता है, पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। कोई भी धातु होती है, सोना, चांदी, लोहा, जितनी प्रकार की धातु होती है, सभी का आर्थिक मूल्य होता है। हमें पैसे प्राप्त होते हैं उससे, या पैसों के लेन देन से रिलेटेड होता है वो चीज। वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, किसी मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कोई भी नेचुरल सीनरी है, कोई भी अच्छी जगह ऐसी जहाँ पे
लोग घूमने जा रहे हो या फिर कोई भी ऐसी टूरिज्म वाला प्लेस है, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कोई बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, वहां पर किसी तरह से पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी को भी, लेकिन फिर भी उसका मूल्य है, आर्थिक नहीं है परंतु उसका मूल्य है। परंतु ये दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन देखिए, किसी एक वस्तु का, धातु का मूल्य है वो आर्थिक है, मनोरम जो दृश्य है, नेचुरल सीनरी है, उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही वस्तुएं मूल्यवान है, उपयोगी है, आवश्यक है। क्यों? मनोरम दृश्य जो होते हैं, जो प्राकृतिक सीनरी, जो नेचुरल सीनरीज होती है, वो मनुष्य को अपने आप में शांति प्रदान करती है और इस प्रकार से ये मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से किसी न किसी तरह से दोनों ही वस्तुएं मनुष्य के जीवन में उपयोगी हैं, मूल्य प्रदान कर रही है। इसलिए भले उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्य है, और मूल्य होने के कारण दोनों ही जो वस्तुएं हैं, दोनों ही जो चीजें हैं, वह एक संसाधन के रूप में देखी जाती है। अगला हमारी जो शब्दावली है, उस शब्दावली से इन दोनों शब्दावलियों की हम चर्चा करेंगे। पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। किसी विचार अथवा आविष्कार से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का आविष्कार किया, उसके मन में किसी प्रकार का आइडिया बैठा, या वो किसी विषय से रिलेटेड अध्ययन कर रहा है, बहुत ही टाइम से स्टडी कर रहा है, उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, और उस डीप नॉलेज के थ्रू उसने कोई चीज़ बना ली, एक आइडिया दिया, उस आइडिया से एक चीज़ बना ली जो बहुत से लोगों की मदद कर सकती है। दूसरे शब्दों में मदद कर सकती है, और क्योंकि उस व्यक्ति ने उस चीज का आविष्कार किया है, उस व्यक्ति का खुद का अपना पर्सनल आइडिया है, इस वजह से उसका खुद का ही अधिकार है उस वस्तु पर। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई भी कंपनी अथवा व्यक्ति विशेष उस वस्तु अथवा विचार का उपयोग उस पेटेंट धारक की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति ने अगर उस वस्तु का आविष्कार कर लिया, इसके बाद में क्या होगा कि वो अकेला व्यक्ति लोगों तक बहुत सारे मास प्रोडक्शन ना बड़े स्तर पर उस वस्तु का उत्पादन करके सभी व्यक्तियों में नहीं बांट सकता है। इसके लिए क्या होता है कि या तो किसी कंपनी के थ्रू उसका प्रोडक्शन करना होगा, किसी फर्म के थ्रू उसका बड़े स्तर पर उत्पादन करना होगा, या फिर सरकार खुद करेगी। तो ऐसा कब होगा? जब वो व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन करने की अनुमति देता है। तो इसे ही पेटेंट कहते हैं। उस विशेषाधिकार, कुछ उसको हक मिलते हैं, वो अपनी शर्तों पर जब उस वस्तुओं का उत्पादन या उपयोग करने की शर्तें लगाकर यह अनुमति देता है कि हाँ, इस वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, इस वस्तु को बेचा जा सकता है, और उस वस्तु के प्रत्येक भाग की जो बिक्री होती है, उस बिक्री के बदले उस पेटेंट धारक को अपनी शर्तों के अनुसार कुछ मिले। अगर हम कुछ छोटे शब्दों में कहें तो पेटेंट धारक वो होता है कि उस वस्तु पे उसका अधिकार है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी शर्तें लगा सकता है उस वस्तुओं के उपयोग में। कोई भी कंपनी अथवा व्यक्ति विशेष उस वस्तु अथवा विचार का उपयोग, और यह भी उस पेटेंट धारक पर निर्भर करता है जिसने ये आइडिया बनाया है कि इस वस्तु का उपयोग कौन करेगा या नहीं करेगा भी तो कौन, और किस तरह से करेगा, और किन शर्तों पर करेगा। तो यही पेटेंट होता है, और ये बहुत ही काम की चीज है। इस पेटेंट से होता क्या है कि कोई भी किसी का इजाद किया हुआ, किसी का बनाया हुआ आइडिया या किसी की बनाई हुई वस्तु की डिजाइन को चुरा नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी क्या होती है? हमारा आज का जो जमाना है, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। होता क्या है ये? उसको हिंदी में प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कौशल मतलब स्किल, और वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आज से 100 साल पहले कई प्रकार की जो वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का अंग्रेजों के आने से पहले, या बोल सकते हैं 100-150 साल पहले, काफी तरह का आर्ट कल्चर जो होता था हमारे यहाँ पर। अधिकांश वस्तुएं जो थी वो हाथों से बनाई जाती थी, हाथों की कारीगरी थी, और उससे ही सब कुछ बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली, टेक्नोलॉजी ने ले ली। आपको कौशल तो आ रहा है, लेकिन जब उस कौशल में किसी तरह का नवीनतम मशीन आई, ज्ञान आया इंसान ने मशीन बनाई, और उस मशीन को ही कौशल प्रदान कर दिया गया। अब उस मशीन को कौन चला रहा है? मनुष्य चला रहा है, और वो मशीन चीजें बना रही है।
तो इससे हुआ क्या कि जो चीज 100 साल पहले एक आदमी एक दिन में 10 इकाइयां बनाता था किसी चीज की, अब वही व्यक्ति बैठकर मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी, नवीनतम ज्ञान से, प्रौद्योगिकी के द्वारा वही उसी चीज की, उसी वस्तु की एक दिन में 100 इकाई उत्पन्न कर रहा है। तो इसी को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी वो क्या होती है? कोई कौशल है, उस कौशल में नवीनतम ज्ञान जुड़ जाता है और उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। इससे समय की बचत होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जो कि समय के साथ आवश्यक है। किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक समय तथा प्रौद्योगिकी है। अब क्या है किसी पदार्थ, देखिए यहाँ पे जो भी संसाधन होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सीधा ही प्रयोग में लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पदार्थ के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मनुष्य द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो वो संसाधन बन जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ को, यदि कोई पदार्थ है, वो संसाधन कब बनेगा? उसे संसाधन में परिवर्तन करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। समय, उसको टाइम देना होगा हमें, टाइम के साथ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लौह अयस्क तब तक उपयोग में नहीं लाया जा रहा था जब तक कि हमें पता नहीं चला कि लौह अयस्क जो है, आयरन ओर जो है, उससे आयरन कैसे बनाना है, उससे लोहा कैसे बनाना है। जब मनुष्य ने उसे लोहा बनाना सीख लिया, तब वो एक संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जाने लग गया। तो इसमें समय भी लगा, इसमें टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए कोई पदार्थ संसाधन कब बनता है, उसमें क्या कारक होते हैं? समय और प्रौद्योगिकी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आगे पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली जो होता है, संसाधनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन खुद। मानव खुद भी एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस। ये क्या होता है, इसे आगे पढ़ते हैं। होता क्या है? पहला जो है प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होता है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे सभी संसाधन, जैसा कि बताया गया है, सारे संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और अधिक संशोधन का मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन का मतलब हमने उस चीज में कोई भी बदलाव नहीं किया है और बिना किसी बदलाव के ही हम इसे सीधा उपयोग कर रहे हैं और वो बहुत ही उचित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरह से हमारे जीवन में उपयोगिता प्रदान कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति से हमें सीधा मिला है और जैसा है वैसा का वैसा हम उसको प्रयोग में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, वायु हम सांस ले रहे हैं, प्रकृति ने दी है हमें सीधी। जल, हम जो पानी पीते हैं, प्रकृति से सीधा दिया गया है और हम उसे स्वीकार करके उपयोग करते हैं। मृदा, हमारे जो भी अनाज है, उत्पादन है, जो खाद्य पदार्थ है, वो मृदा से, जमीन से उत्पन्न होते हैं। खनिज पदार्थ जो है वो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, खनन द्वारा निकाले जाते हैं और उनका थोड़ा बहुत संशोधन करके हम उसे उपयोग में लेते हैं। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आता है। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। अब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब ये क्या होता है? जब प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे सारे रिसोर्सेस जो बहुत ही जल्दी नए हो जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज है, उसका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक सीधी सी बात है, एक इजी सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है कि वो खत्म होती है। उसका जैसे जैसे उपयोग किया जाएगा वो खत्म होती जाएगी। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत, तो या तो खत्म हो रहे हैं लेकिन फिर नए बन रहे हैं, वापस पुनः बन जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं। कम तो हो रहे हैं लेकिन फिर बन भी रहे हैं नए, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बता दें, जल, मृदा, वन। जल जो है उसका उपयोग हम करते हैं, जल की मात्रा कम होती है लेकिन फिर वही बारिश के मौसम में बारिश गिरती है और वही हमारे जल की मात्रा पूरी होती है और हम उसका उपयोग करते जाते हैं। इसी तरह यही बात मृदा में भी लागू होती है।
वन क्षेत्र में भी लागू होती है। मृदा का उपयोग करेंगे, मृदा बनेगी, मृदा बनने की प्रक्रिया होती है, मृदा बनेगी, मृदा का ह्रास भी होगा। वन क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है, हम पेड़ पौधों का उपयोग करेंगे, वनों का ह्रास होगा और फिर हम वृक्षारोपण करके उन्हें वापस बनाएंगे। नवीकरणीय संसाधनों में कुछ संसाधन असीमित हैं तथा उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य ताप तथा वायु आदि। अब नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं कुछ तो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सूर्य ताप वायु। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम अनलिमिटेड तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर होता है हमारा सूर्य ताप, जो हमें सोलर एनर्जी जो मिलती है, और जो हमारी जो हवाएं जो चलती हैं वो क्या है, एक तरह के अनलिमिटेड रिसोर्स, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। जब से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के बनने से पूर्व से सूर्य की उपस्थिति है और तब से सूर्य हीट हमको दे रहा है, ताप देता जा रहा है और पता नहीं अनलिमिटेड समय तक, असीमित समय तक वो हमें ताप देता जाएगा। तो यह नवीकरणीय संसाधनों का एक प्रकार है जिसमें असीमित उपयोग है, हमें नहीं पता है वो कब खत्म होंगे और खत्म होगी भी नहीं शायद। तो ये उस श्रेणी में आते हैं वायु और सूर्यताप। कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जिनका प्रयोग यदि मानव द्वारा सावधानी पूर्वक नहीं किया जा गया तो उनके भंडार प्रभावित हो सकते हैं, जैसे जल, मृदा, वन आदि। अब नवीकरणीय संसाधनों में ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका अगर हमने बड़े ही केयरलेस तरीके से यूज किया तो वह समय से पहले खत्म हो जाएंगे। उनका भंडार होता है, निश्चित भंडार होता है, सावधानी से हमें बहुत ही केयरफुल होके उनका यूज करना होता है, नहीं तो वो जितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और जितने लोगों में उपलब्ध होने चाहिए उतने लोगों में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉइल, मृदा, वन, फॉरेस्ट वगैरह जो है वो कैसे हो सकते हैं। जैसा कि मान लो हमें जितने जल की जरूरत है, जितनी जल की आवश्यकता है, उतने से ज्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, तो होगा क्या कि अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि उसकी मात्रा निरंतर घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसका एक सीमित मात्रा में उपयोग करें ताकि उसके जल भंडारण जो है वो जिसको भंडारण जो है वो बने रहे। इसी तरह यही बात मृदा और वन इत्यादि क्षेत्रों में भी लागू होती है। तो नवीकरणीय संसाधनों में दो श्रेणियां होती है, ऐसे जो असीमित हैं और मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं है, वो निरंतर उतने ही रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो मानवीय क्रियाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे कि जल और मृदा। अगर हम उसका अच्छे से उपयोग करेंगे तो वो रहेंगे, हम अगर केयरलेस हो जाएंगे, अगर हम लापरवाह हो जाएंगे तो इनका कम होना या खत्म होना निश्चित है। अगला है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं तथा जिनके भंडार समाप्त होने पर पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब ये कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है कि जिनके जो स्टॉक है हमारी पृथ्वी पर, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। ये ऐसे संसाधन हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो निश्चित सी बात है एक समय के बाद वो भंडार जो है वो खत्म हो जाएंगे। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है ताप से, हजारों वर्ष की प्रक्रिया से हुआ है। एक समय पर पृथ्वी में क्या हुआ था, एक समय पर पृथ्वी में बहुत बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी। उस उथल पुथल के कारण जो पेड़ पौधे जो हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, जो वनस्पति है, जो जीव जंतु है, वो जमीन के नीचे दब गए थे। उनके दबने से उन पर बहुत दाब पड़ा। दाब और ताप, प्रेशर और हीट दोनों की वजह से वो धीरे धीरे सालों में, हजारों सालों में, लाखों सालों में पेट्रोलियम वगैरह में परिवर्तित हुए, और आज हम उन्हीं चीजों का खनन करके वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह असीमित रूप से उपलब्ध नहीं है, इनका एक लिमिटेड स्टॉक है, ये कुछ समय के लिए है। अगर हम ऐसे ही अंधाधुन इनका उपयोग करते जाएंगे तो कुछ सालों में, कुछ वर्षों में ये खत्म हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि इनका भी सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए, और ये ऐसे ही संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। हम वापस इन्हें नहीं बना सकते हैं, बनाने में, इन्हें बनने में लाखों सालों का समय लगता है। इन संसाधनों का वितरण भौतिक असमानताओं के कारण असमान है। जैसा कि आपको पता है भारत में पेट्रोलियम कम पाया जाता है, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरबी देश हैं, वहां पर पेट्रोलियम वगैरह की प्रचुर मात्रा उपलब्ध पाई जाती है। तो वो भौतिक
क्षेत्रों पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में कोई संसाधन अधिक मिलता है, किसी क्षेत्र में किसी दूसरे प्रकार का संसाधन अधिक मात्राओं में पाया जाता है। तो यह ज्योग्राफिकली डिफरेंस के कारण होता रहता है। दूसरा जो है हमने अभी पढ़ा मानव संसाधन। मानव संसाधन में दो प्रकार थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। पहले जो था वो प्राकृतिक था, प्रकृति से प्राप्त था और हम प्रकृति से प्राप्त उसे सीधा उपयोग कर रहे थे। अब जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। मानव ने जो संसाधन बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जो संसाधन मानव ने बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जब मनुष्य प्राकृतिक चीजों का उपयोग कुछ नया बनाने के लिए करता है तो हमारे जीवन को उपयोगिता और मूल्य प्रदान करती है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब हुआ क्या है, कोई चीज मनुष्य को मिली, उस चीज से, उस वस्तु से मनुष्य ने कोई और वस्तु का निर्माण किया जो हमारे काम में आ रही है। हमने कोई चीज का मॉडिफिकेशन किया, कुछ चीज से दो संसाधनों को मिलाकर हमने एक नया संसाधन बना दिया और वो हमारे उपयोग में आ रहा है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आपको सबसे अच्छा अगर उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक कार है, एक जो गाड़ी है वो बनाने में कितने सारे संसाधनों का उपयोग लिया जाता है, जैसे कि लोहा और विभिन्न तरह के धातुएं, विभिन्न प्रकार की चीजों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और उनको बनाकर एक वाहन का निर्माण किया जाता है और उसी वाहन का उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। तो यही मानव निर्मित संसाधन है। जिन चीजों से वो वाहन बना है वह प्रकृति द्वारा दी गई है, लेकिन मनुष्य ने उनका सभी का उपयोग किसी एक चीज को बनाने में किया और उस वस्तु को अब हम उपयोग में ले रहे हैं। इसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पर उदाहरण दिए गए मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है वाहन, पुल और सड़क। वाहन जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, पुल विभिन्न प्रकार के धातुओं, लोहा वगैरह, हम सीमेंट, कंक्रीट वगैरह हम बनाकर हम पुल का निर्माण करते हैं। सड़क का भी निर्माण उस प्रकार से करते हैं और ये संसाधन के रूप में हम इसे उपयोग में लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। संसाधन भंडार क्या है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है। संसाधन भंडार से आशय उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा से। जैसा कि अभी हमने पढ़ा अनवीकरणीय संसाधनों में कि संसाधनों के भंडार होते क्या है, कहते क्या है, संसाधनों के भंडार होता क्या है। भंडार से क्या आशय है कि अभी हमने बताया कि हजारों लाखों वर्षों की क्रिया से कुछ संसाधनों का निर्माण हुआ, वो दब गए और खनन के द्वारा हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो एक सीमित मात्रा में एक सीमित मात्रा ही उपलब्ध है भूमि के नीचे, तो वो जितनी मात्रा उपलब्ध है उसे ही कहते हैं संसाधनों के भंडार। वो भंडार जैसे जैसे यूज करते हैं हम, जैसे जैसे उन वस्तुओं का, उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, वह भंडार कम होते जाते हैं। इसे ही संसाधन भंडार कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है संसाधनों का वह है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। जो लोग किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं वे सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन होता क्या है, पहले ये समझते हैं मानव संसाधन है क्या। मानव खुद एक संसाधन है। क्यों एक खुद संसाधन है कि प्रकृति ने बहुत सारे संसाधन हमें प्रदान किए गए, लेकिन यदि इस पृथ्वी पर मानव की उपस्थिति नहीं होती है तो उन संसाधनों का कोई भी उपयोग, कोई भी महत्व नहीं बच जाता है। तो क्योंकि मानव ही इन संसाधनों को उपयोगिता प्रदान कर रहा है, इसलिए इस कारण से मानव खुद भी एक संसाधन है। अब पढ़ते हैं कि जो लोग किसी न किसी आर्थिक क्रिया में लगे रहते हैं वे सभी मानव संसाधन है। जो लोग किसी न किसी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर है वह भी एक संसाधन है, एक वकील है वह भी एक संसाधन है, एक सफाई कर्मचारी वह भी अपने आप में एक संसाधन ही है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से किसी और के उपयोग में आ रहा है, किसी और की उपयोगिता को पूरी कर रहा है। अर्थात मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक और शारीरिक से है। मानव संसाधन क्या है, लोगों की संख्या और उन लोगों में किन किन तरह की योग्यता है। या तो वो मानसिक हो सकती है, एक वैज्ञानिक उसमें मानसिक योग्यता है, एक जो IAS ऑफिसर होता है उसमें मानसिक योग्यता है, शारीरिक योग्यता किसी अलग अलग तरीके से हम शारीरिक बल से भी बहुत सारे उपयोग लिए जाते हैं, तो वह भी एक तरह से क्या है, संसाधन है। यद्यपि प्रकृति द्वारा कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, परंतु बिना किसी कौशल के उपयोग के इन संसाधनों का कोई महत्व नहीं है। इसी कारण से मानव को भी संसाधन कहा गया है। प्रकृति ने जो भी संसाधन का
हाँ, संसाधन हमें प्रदान किए गए हैं, प्रकृति ने जो भी हमें संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों का उपयोग कब होगा? जब मनुष्य के पास कौशल होगा। मनुष्य है, मनुष्य का कौशल है, तभी उन संसाधनों का उपयोग हो पा रहा है। इसी कारण से यदि मानव नहीं है तो संसाधनों का उपयोग नहीं है, और संसाधनों का उपयोग नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो मानव के कौशल के द्वारा ही इन संसाधनों का महत्व बनता है। इसी कारण से मानव को भी संसाधन कहा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव। और मानव के कौशल से उनका उपयोग हो पा रहा है, इसी कारण से इनका विकास भी हो रहा है। तो संसाधनों का विकास मानव कर रहा है, इस कारण से मानव भी अपने आप में उपयोगी है, और उपयोगी होने के कारण मानव को भी संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या है? अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। लोगों का कौशल बढ़ाना। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज की थोड़ी जानकारी रखता है तो उसे थोड़ा प्रशिक्षण प्रदान करके उसके कौशल को बढ़ा देना, जिससे वो अधिक उचित प्रक्रिया से और अधिक कौशल से, अधिक सफाई से, बहुत ज्यादा सफाई से किसी चीज में अपना हाथ बटा पाए और किसी चीज के निर्माण में अपना सहयोग दे पाए। तो इस तरह से इसके कौशल में सुधार हुआ, उस कौशल में सुधार हुआ तो अधिक संसाधन भी बनेंगे। इसे ही मानव संसाधन विकास कहते हैं। जब मानव के अपनी स्किल्स, अपने लेवल में सुधार होगा तो वो अपने आप संसाधनों को बनाएगा, और जब वो संसाधनों को बनाएगा तो वो खुद भी एक अपने आप में एक सर्वोच्च संसाधन बन जाएगा। जैसे जैसे उसका लेवल अपग्रेड होगा वो ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं? मानव संसाधन विकास कहते हैं। स्किल्स में सुधार, मानव संसाधन का विकास। अब आते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? रिसोर्सेज कंजर्वेशन। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो जैसा कि हमने बताया, जो अनवीकरणीय संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, तो उनका संरक्षण भी करना है हमें। जो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत ही लिमिटलेस तरीके से उनका उपयोग हो रहा है, जैसे कि यह अनलिमिटेड है ऐसा समझ के हम इनका यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनका एक लिमिटेड वे में यूज करें ताकि वो लंबे समय तक चले। करना और नवीकरण के लिए समय देना। जैसे कि क्या होता है कि जल, जो पानी है, पानी का अगर हम अनलिमिटेड तरीके से उपयोग करते हैं कि बस कर ही रहे हैं, बिना किसी यूज के भी अगर उपयोग कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज नवीकरण हो रही है, उस चीज का नवीकरण होता है, तो हमें चाहिए कि हम उनका एक लिमिट में उपयोग करें ताकि उसको भी नवीकरण होने में समय प्राप्त हो सके और हमें भी और हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसमें जल संरक्षण और मृदा संरक्षण आते हैं। मृदा संरक्षण क्या है? आप मिट्टी का उपयोग करें लेकिन उसके साथ वृक्षारोपण भी करें, तो उससे मृदा का स्तर भी बना रहेगा। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, केमिकल्स का उपयोग नहीं करना है, तो वो आराम से, यही हमारा संसाधन का संरक्षण कहलाता है। जल स्रोतों को बनाए रखें, उनकी सुरक्षा करें, ये सभी संसाधन संरक्षण में ही आते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट, जो हमारा आखिरी जो पॉइंट है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है? सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों के उपयोग करने की आवश्यकता तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब संसाधन हमारे कितने उपयोग में हमको लेने हैं? संसाधनों के उपयोग करने की भी लिमिट होती है। यूं नहीं कि हमारा उपयोग नहीं है फिर भी हम उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करने की आवश्यकता तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। इन फ्यूचर भी हमें उस वस्तु का उपयोग करना है, हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उस वस्तु का उपयोग करेगी। तो वर्तमान में भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना है, और उतना उपयोग करना है, उतनी लिमिट में, उतने ही सीमित तरीके से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में सतत पोषणीय विकास का अर्थ संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग से है, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी हो सके। ऐसा उपयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना केयरफुल होकर इनका उपयोग करना है संसाधनों का, ताकि क्या होगा कि वर्तमान में तो हम उनका अच्छे से उपयोग कर पाए, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, और वह भी उनका उतने ही अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए जितना कि हम वर्तमान में इन वस्तुओं का उपयोग कर पा रहे हैं।
जैसा कि एग्जाम्पल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझा दिए हैं, उसी तरह से समझ सकते हैं कि जल है, जल का हमें एक लिमिटेड तरीके से उपयोग करना है, नहीं तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि बहुत ही कम मात्रा हो जाएगी, जल स्तर बहुत ही कम हो जाएगा। जल स्तर के कम होने से आने वाले टाइम में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम अभी से उनका संरक्षण शुरू कर दें और उनके संरक्षण से आने वाले जो लोग हैं, आने वाले समय में जो लोग होंगे उन्हें भी इनका उपयोग करने का अवसर प्रदान होगा, उन्हें भी आने वाले समय में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। आपका जीवन है, आपके जीवन में आप जो कुछ भी देख रहे हैं उनका आदर करें, रेस्पेक्ट होनी चाहिए आपके सभी चीजों में, आपके जीवन में जो भी चीजें उसकी, और उनकी देखभाल करना भी। आपको अगर वाटर अवेलेबल हो रहा है, आपको पानी उपलब्ध हो रहा है किसी न किसी तरीके से, तो आपको उस पानी का सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल, उसका उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन है बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही मूल्यवान अगर जीवन मिला है तो उस जीवन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है? अपने आप में सुधार करना है, अपने आप को उपयोगी बनाना है, अपने आप को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना है। अगर आप किसी के उपयोग में आ रहे हैं तो आपकी क्वालिटी, आपके जीवन की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, और यह भी एक तरह का सतत पोषणीय विकास ही है। मानव की जीवन शक्ति, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी की जीवन शक्ति काफी समय से प्रति चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में पृथ्वी में बहुत सारे खतरे मंडरा रहे हैं। पहला ही खतरा जो आपको सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाना है, और जो विविधता दी गई है पृथ्वी ने, जो हमें प्रकृति ने जो विविधता दी है, वन जीव जंतु जो विभिन्न प्रकार के हमें दिए हैं, उनका क्या करना है? हमें संरक्षण करना है, उन्हें बचाना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, जैसा कि बताया संसाधन संरक्षण में वेस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से किसी भी वस्तु को वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही उपयोग करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार रखना है, नहीं सबका है तो हम भी यूज करेंगे, सब यूज कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही यूज करेंगे जैसा सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं रखना है। यदि हम अगर उसका उचित तरीके से उपयोग करेंगे तो हमें देखकर भी कोई उसका उचित तरीके से उपयोग करेगा। और अभ्यास में परिवर्तन का मतलब है कि हमें अपने नजरिए को बदलना है। हमें ऐसा नहीं देखना है कि ये इतनी है तो हमें इस मात्रा में हम उपयोग कर लेंगे, हम उसका किसी भी तरह से उपयोग कर लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है, और ये कब हो सकेगा? ये जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर बताए हैं, ये कब पॉसिबल होंगे? जब हम अपने पूरे समुदाय में ये सब बच्चों को, सारे लोगों को यह सिखाएं। कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सबको सजग बनाना है कि इस चीज को बचाना है, इस चीज का संरक्षण करना है, यह लोगों को बताना है। अगर एक परिवार अगर सजग होगा तो पूरा एरिया सजग होगा, पूरा क्षेत्र सजग होगा, और क्षेत्र के साथ एक समुदाय भी सजग होगा। और हर समुदाय अगर सजग होता है तो पूरी पृथ्वी के लोग सजग होंगे, और लोगों के सजग होने से, क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है, अगर संसाधन सजग है तो वो प्राकृतिक संसाधनों को भी अच्छे से उपयोग कर लेगा और उनका संरक्षण कर लेगा। तो इस तरह से हमने लाइन बाय लाइन जो चैप्टर पहला है, जो पहला अध्याय है संसाधन का संरक्षण, संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा, और संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो सब भी पढ़ा। यदि आपकी कोई शिकायत हो तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।